जेपिल कन्फेशन करने के बाद योंगरे को किस करता है। दूर से जोंगी जो योंगरे से मिलने आई थी देख लेती है और उसकी आंखों में पछतावा होता है 7 साल पहले जेपिल से दूर जाने का। अगले दिन मेसेल की डायरेक्टर योंगरे को कहती है मिस कोरिया पेजेंट में हिस्सा लेने। वो बताती है हालांकि हमारे सैलून ने पहले से एक कैंडिडेट तलाश कर लिया था, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो तुम में है। तुम नेचुरल और रिफ्रेशिंग हो। वो कहती है कि इस बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। डायरेक्टर बोलती है लेकिन कॉलेज जाने के बारे में तो सोचा है ना। तुम ही ने कहा था ये तुम्हारा ड्रीम है, और वैसे अगर तुम मिस कोरिया जीती तो तुम्हें $15,000 का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। मेरे ख्याल में ये मौका तुम्हारे लिए ही है। जब इस बारे में वो जेपिल को बताती है तब वो उसे फुल सपोर्ट देता है और उसे पूरा यकीन है ये वो कर सकती है, पर योंगरे को ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। ऊपर से इस बारे में उसे अपनी माँ से भी बात करनी होगी, तो जब इस बारे में वो उन्हें बताती है तो प्राइज मनी सुनकर उनका मुंह खुला रह जाता है। हालांकि योंगरे को भी ये घाटे का सौदा नहीं लगता, लेकिन वो हिचकिचा रही है। अगर वो ना जीती तो उसमें लगा सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा और इन पलों में वो जितने पैसे कमा पाती वो भी हाथ नहीं आएंगे। पर उसकी माँ ये सब के बारे में सोचने को छोड़कर इस बार सिर्फ अपने बारे में सोचने को कहती है। पहले वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाती, उसे पढ़ा लिखा नहीं सकी क्योंकि वो अकेले अपनी फैमिली को चला नहीं पा रही थी, इसलिए कोई चाहिए था जो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, और इसी वजह से योंगरे कंडक्टर का काम करती। लेकिन अब वो उसे पैसों की फिक्र छोड़कर अपनी मन की करने को कहती है और ये कंपटीशन से पहले हारने की सोच रखने के बारे में तो सख्त मना करती है। उसे भी हौसला मिलता है, इसीलिए वो अगले दिन डायरेक्टर को अपने मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करने का फैसला सुना देती है, जिससे वो खुश हो जाती है और उम्मीद करती है कि वो दोनों मिलकर धमाल करेंगी। वहीं जोंगी निराश होकर उठती है और योंगसिक के ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आती है। वो हमेशा की तरह उसकी फिक्र में भागता हुआ आता है। जोंगी अपना स्ट्रेस निकालने उसके साथ आती है बेसबॉल खेलने, पर उसका माइंड इतना उलझा था कि एक भी शॉट सही से नहीं लग रहा होता। योंगसिक को भी ये समझ आ गया कि उसका पूरा फोकस कहीं और है, इसीलिए उसे खुद को ऐसे जबरदस्ती पुश करने से रोकता है। वो बताती है कि वो उसे दिखाना चाहती थी कि वो अभी कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इच्छाएं, नाउमीदी, जलन, प्यार, ना जाने कैसे कैसे इमोशंस हिचकोले खा रहे हैं। खासकर किसी ऐसे से नफरत करने लगना जिससे एक वक्त पे आप बहुत प्यार करते थे। और सबसे बुरा तो ये होता है कि इन जज्बातों पे आपका कोई बस नहीं चलता। वो बोलती है पीछे देखती हूँ तो समझ आता है जिंदगी में टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, जो लगता है मैंने गवा दी। वो कहता है तुम सही कह रही हो, हमारे दिल पे बस नहीं चलता, लेकिन टाइमिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा प्रेजेंट होता है। जो भी हम मौजूदा दौर में करते हैं वही हमारा मुस्तकबिल का मौका बन जाता है, इसीलिए तुम्हारा चांस अभी गया नहीं। उसकी ये बातें और मशवरा जोंगी के दिल को हमेशा की तरह ठंडक पहुंचाती है और अब वो काफी हल्का महसूस कर रही होती है। लेकिन जब योंगसिक उसे योंगरे के मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करने के बारे में बताता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। वो सीधे अपने माँ के ऑफिस आती है और उन्हें बताती है कि मिस कोरिया में वो हिस्सा लेकर रहेगी क्योंकि ये उसका सपना है। उसने बस उनके खातिर मना किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहती, उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसकी माँ बोलती है ठीक है, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि मिस कोरिया जीत सको तो मैं मना नहीं करूंगी। वैसे भी ये टाइटल तुम्हारे फ्यूचर के कई दरवाजे खोल सकता है। सो वो जूरी के डायरेक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आती है। वहाँ मिसेल की डायरेक्टर भी अपनी कैंडिडेट योंगरे के साथ आती है, जो जोंगी को वहाँ पे देख शॉक्ड हो जाती है। वो उसे पहले तो अपने और जेपिल के बारे में बताने लगती है। जोंगी कहती है तो आखिर तुमने उसका दिल जीत ही लिया। वैसे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मैं तो इस बात से ताज्जुब हूँ कि तुमने मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करने के बारे में कैसे सोचा। मुझे नहीं पता था तुम इन सब में भी इंटरेस्टेड हो सकती हो, शायद मैं ही अंधेरे में थी। वो कहती है ऐसा नहीं है, डायरेक्टर ने ही ना जाने मुझ में क्या देखा, मैं तो ये बस स्कॉलरशिप पाने के लिए कर रही हूँ, और अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं कभी हिस्सा ही नहीं लेती। वो कहती है बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारा कॉलेज जाने का हमेशा से सपना रहा है। उम्मीद करती हूँ इस बार भी हम ईमानदारी के साथ इसके लिए फाइट करेंगे, लेकिन हाँ इस बार मुझे हल्के में मत लेना। उसके बाद से दोनों अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जहाँ एक तरफ जोंगी बहुत ही नेचुरल और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, वहीं योंगरे को काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, लेकिन वो मेहनत से पीछे नहीं हटती। और देखते ही देखते मिस सॉल भी जीत जाती है और जोंगी फर्स्ट रनर अप होती है। योंगरे की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन्हें और बाकियों को यकीन है जब योंगरे मिस सॉल जीती है तो मिस कोरिया भी जीती जाएगी। उतने में हियोन आता है, योंगरे को ढूंढ रहा होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, पर वो अभी डायरेक्टर के साथ थी, वापस नहीं लौटी। सो हियोन कम से कम बाकियों को ट्रीट देने के लिए ले जाता है रेस्टोरेंट। वहीं योंगरे ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले जेपिल से मिलने हॉस्पिटल आती है। 1 महीने की जुदाई से पहले जेपिल भी उसे जी भर के देखता है। वो फिर उसे उसके घर तक छोड़ने आता है, पर योंगरे का मन नहीं था इतनी जल्दी घर जाने का। सो वो दोबारा उसे बस स्टॉप छोड़ने जाती है और जेपिल फिर से उसे उसके घर तक ले आता है
ताकि उन्हें कुछ और टाइम मिल सके साथ बिताने को। और जब फाइनली वो एक दूसरे को बाय कहकर जा रहे होते हैं तब योंगरे उसके गालों पे किस करने लगती है और वो भी उसे फॉरहेड, चिक्स, लिप्स सब पे किस करने लग जाता है। उतने में ह्योन की कार की लाइट उन पे पड़ती है। वो शर्मिंदा हो जाते हैं ऐसे पकड़े जाने पे, क्योंकि गाड़ी में योंगरे की माँ, उसके भाई बहन और हो सभी बैठे थे और ह्योन की शक्ल बता रही थी जैसे कि दिल के साथ साथ उम्मीद भी टूट चुकी हो। चॉय और हो योंगरे के पैकिंग करते समय उससे उसके और जेपिल के डेटिंग के बारे में पूछते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ, किसने पहल किया। वो शर्माते हुए कहती है ये सब सेमिनार के टाइम पे हुआ। वो दोनों उसके लिए बहुत खुश होते हैं। योंगरे अगले दिन ट्रेनिंग कैंप दौड़ते भागते हुए पहुंचती है। सब लड़कियां बातें बनाती है कि ये किस लिहाज से मिस सॉल जीती समझ नहीं आता, जबकि फर्स्ट रनर अप ज्यादा डिजर्विंग है। उतने में हेड सुपरवाइजर ली बियोंग आते हैं। अब से एक रूम में 2 पार्टिसिपेंट रहेंगे और वो सबके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने लगते हैं। वो मिस सॉल को चूज करने जा रहे होते हैं कि तभी जोंगी हाथ उठाकर कहती है कि वो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। सो ऐसे वो बन जाती है रिप्रेजेंटेटिव। अब रूम चुनने के लिए चिट्स निकाले जाते हैं, जिनके सेम नंबर आएंगे उन्हें रूम शेयर करना होगा। योंगरे का जोंगी के साथ नंबर मैच होता है। जैसे ही दोनों रूम में एंटर करती है हम देख पा रहे थे अब उन दोनों में पहले जैसी बात नहीं रही। दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है। इवन बात करने से पहले भी सोचना पड़ रहा था। वहीं चॉय आज सुजिन को सोंगचोल को देती है देखभाल करने, क्योंकि हो और योंगरे की माँ काम में बहुत बिजी रहेंगी। इसके बदले वो उसे ट्रीट देने का वादा भी करती है। आज सुजिन का मन है पतंग उड़ाने का, लेकिन जैसे ही वो उसको लेकर जाने वाला होता है किम आ जाता है और सुजिन को सोंगचोल के साथ देख पूछता है ये फिर से तुम्हारे पास क्या कर रही है। वो कहता है चॉय काम पे गई है और बाकी सब बिजी है, इसीलिए मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। वो बोलता है जो भी हो इसे मैं ले जा रहा हूँ, सो अपने काम से काम रखो। सोंगचोल कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बच्ची को उसके बाप से जुदा भी नहीं करना चाहता था। किम सुजिन को कपड़े की दुकान पे लेकर आता है और उसके लिए ड्रेस लेने में इतना खो जाता है कि सुजिन कहीं चली जाती है। जब वो उसे गायब दिखता है तो पैनिक करने लग जाता है। शाम तक सभी उसे हर जगह ढूंढ लेते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। चॉय भी भागते हुए आती है और किम से कहती है जब बच्ची संभाली नहीं जाती तो क्यों ले गए थे। वो कहता है मैं तो उसके लिए ड्रेस ले रहा था। वो बोलती है मैंने कहा ना हमें जरूरत नहीं किसी चीज की, अब अचानक से उसके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। उतने में सोंगचोल की नजर आसमान में उड़ रहे पतंग पे पड़ती है। वो उसको फॉलो करता हुआ भागता है, गिर भी जाता है, चोट भी लगती है, लेकिन उसे अभी भी सुजिन की ज्यादा फिक्र थी। जब वो मिलती है तब जाकर उसे चैन आता है। चॉय भी उसे पकड़कर रोने लगती है। किम सुजिन को देखकर इत्मीनान होता है, लेकिन कहीं न कहीं अफसोस भी हो रहा था चॉय से दूर रहने का। यहाँ सारी कैंडिडेट्स प्री शो की परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही थी और योंगरे से स्टेप्स नहीं हो पा रहे थे। उसे थोड़ी डांट भी लगती है क्योंकि उसकी वजह से पूरा ग्रुप डांस खराब हो सकता है। हम जोंगी को कोरियोग्राफर को सजेशन देते भी देखते हैं और उन्हें उसके आइडियाज पसंद भी आते हैं। सबके चले जाने के बाद भी योंगरे अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है। दूर से जोंगी देखती है लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती है। हो चॉय से नाराज दिख रही होती है क्योंकि चॉय ने किम के बारे में उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और सब कुछ अकेली झेलती रही। वहीं हम देखते हैं जोंगनाम को सड़क के किनारे बैठे मैनेजर से लाइटर मांगते हैं। फिर दोनों मैनेजर के घर में होते हैं। जोंगनाम ने कहा जब उसे काम मिल जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। दोनों टीवी देख रहे होते हैं और उतने में जोंगी के मिस कोरिया में पार्टिसिपेट करने का न्यूज देख लेते हैं। जोंगनाम मैनेजर से बताता है कि ये उसकी बहन है। वो जेल से निकलने के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन कंपनी गया पर वो वहाँ नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रही ये यहाँ तक कैसे पहुँची। मैनेजर बोलता है तुम्हारा मतलब चोंगा ट्रांसपोर्टेशन। वो कहता है पर तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी वहाँ काम करते थे। वो कहता है हाँ। जोंगनाम तो समझ गया था कि जरूर ये बहुत मालदार हो गई है। वहीं सुपरवाइजर सबकी मेहनत को देखकर आधे दिन की छुट्टी देते हैं, लेकिन रात के 9 बजे से पहले लौट जाने को बोलते हैं वरना लेट आने पे उनके पॉइंट्स काटे जाएंगे। योंगरे अपने घर आती है। सब उसे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और उसके लिए बढ़िया से बढ़िया डिशेस बनाते हैं। वो लंच करते समय टाइम भी देख रही होती है क्योंकि जेपिल अब तक नहीं आया सेमिनार से। वहीं जेपिल का भी हाल कुछ ऐसे ही है। वो जल्द से जल्द योंगरे को देखने जाना चाहता है पर सेमिनार बहुत लंबा चल रहा होता है। वहीं जोंगी जब अपने घर अपनी माँ के लिए फ्लावर बुके के साथ आती है तब वो घर पे नहीं होती है, ऑफिस में बिजी रहती है, लेकिन वो डिनर तक वापस आ जाएंगी। वहीं वो काम खत्म करके अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल रही होती है। तभी रिसेप्शन से कॉल आता है कि जोंगी का भाई आया है। वो उसे कैबिन में बुलाती है। जोंगनाम अपने साथ मैनेजर को भी लाया था और अपने जोंगी के भाई होने का प्रूफ दिखाता है और बोलता है कि मेरी बहन ने माँ बाप के मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा हजम कर लिया। इस तरह की औरत है वो। जिस पर चेयरवुमैन ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने उस पे बिना बैकग्राउंड चेक किए अडॉप्ट किया। मुझे पता चला कि इंश्योरेंस के पैसे लेकर उड़ाने वाले तुम हो। चोर जुआरी अब मुझे धमकाएगा। मैनेजर कहता है जोंगी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। वो एक क्रिमिनल है। उसने जो पेन भोगा था उसकी वजह से उसका कंधा काम नहीं करता अब।
और अगर वो इस बारे में मीडिया को बता दे तब मिस कोरिया वो तो जीतने से रही। चेयरवुमैन ने कहा, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वक्त बीतते बीतते तुम्हारे मांग भी बढ़ते जाएंगे, इसीलिए तुम्हें जो करना है कर लो, फिर उसके बाद मैं उसे अपने हिसाब से संभाल लूंगी। जोंगनाम ने मैनेजर से कहा, क्या ये सब सच कह रहे हो? क्या उसने सच में ये किया? वो कहता, हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया और यहाँ तक आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं अपने तरीके से जो करना होगा कर लूंगा। वो आते हैं अपने कमरे में और न्यूज चैनल के किसी रिपोर्टर को मिस कोरिया की कंटेस्टेंट जोंगी के बारे में ये सारी बातें बता देते हैं। वहीं जोंगी अपने माँ के इंतजार में तब से बैठी थी, लेकिन वक्त हो चुका था वापस जाने का, सो वो वहाँ से निकल जाती है। योंगरे भी बारिश में भीगते हुए पहुँच जाती है ट्रेनिंग कैंप। उतने में जेपिल भागता हुआ उसके पास आता है और सॉरी कहता है लेट मुलाकात करने पे। वो उसे बताता है कि उसने उसे कितना मिस किया। वो भी उसे हक करते हुए बोलती है, मैंने भी बहुत मिस किया। जेपिल अपने साथ उसके लिए कुछ खाने को लाया होता है, क्योंकि उसकी नजर में वो काफी वेट लूज कर चुकी है इस ट्रेनिंग में। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और दूर से आ रही जोंगी उन्हें देखकर आगे बढ़ जाती है। उतने में अपनी माँ को कार से निकलते देखती है। उसके मुरझाए चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि चलो उसके पास भी कोई अपना है जो उसकी केयर करता है, लेकिन वो उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था तुमने माजी में इस तरह के जुर्म भी किए होंगे। तुम्हारा भाई और एक आदमी आया था जिसपे तुमने हमला किया और उसने धमकी दी कि वो प्रेस को ये सब बता देगा। अब मेरे ये दिन आ गए कि ऐसे तुच्चे लोगों से धमकी सुनूं। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी, पर बदले में मुझे मिस कोरिया का क्राउन चाहिए। जो भी करो, लेकिन जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए। इसी तरीके से तुम्हारा दिया जलीलत चुकेगा। उनके जाने के बाद जोंगी जब पलटती है तो योंगरे को देखती है, जो उससे पूछती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा? दिखने से ये पहली बार नहीं लगता। वो तुम्हें ऐसे ही मारती है क्या? वो अपने मूड के हिसाब से तुम्हें ट्रीट करती है? तुम ऐसी जिंदगी जी क्यों रही हो? क्यों इतनी कोशिश कर रही हो उनकी अच्छी बेटी बनने की? ऐसी तो तुम नहीं हो, फिर क्यों? वो कहती है, क्यों? तुम्हें नहीं पता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कितनी खुश थी चोंगा में हो और चॉय के साथ छुपकर नूडल्स बनाना, तुम्हारे घर जाना, वो मेरे लिए पहली बार था जब मैं सच में खुश थी। तो तुम ही बताओ, मैंने वो सब क्यों छोड़ा होगा? मैंने ऐसा क्यों कहा होगा जेपिल को कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, जबकि मेरा दिल ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम उसे पसंद करती हो। अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, प्यार करने वाली फैमिली, साथ देने वाले दोस्त, पर मेरा क्या? मेरे पास तो कोई नहीं है। अगले दिन जेपिल के घर पे मानो के योंगरे के आज हो रहे प्री शो के बारे में बातें कर रही होती है और बोलती है वक्त कैसे यूं गुजर गया। पर उनके हस्बैंड कहते हैं जेपिल के लिए तो ये कुछ हफ्ते सालों जैसे गुजरे होंगे। सेरी भी अपने भाई को योंगरे की बात करके चिढ़ाने लगती है, तो वो क्यों पीछे हटता? वो भी योंगबे की बात उठा देता है, जिसपे मानो की बोलती है, हम तो फ्यूचर में डबल इन लॉज बन जाएंगे। वही मैनेजर न्यूज़पेपर पढ़ता है ये देखने के लिए कि उसका दिया हुआ इन्फॉर्मेशन छपा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वही कैंडिडेट्स के मेकअप हो रहे होते हैं और जोंगी और योंगरे का मुंह उतरा हुआ होता है। उतने में सुपरवाइजर आकर, जिस कंपनी के प्रेसिडेंट ने यह पेजेंट स्पॉन्सर किया है, उनसे सबको मिलाते हैं। ये कोई और नहीं, ह्योन होता है। योंगरे उससे अकेले में पूछती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम स्पॉन्सर सीईओ कैसे हुए? वो कहता है, ये बस हो गया, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैंने जज बनने के बजाय अपने डैड के बिजनेस को चुना, इसीलिए अब उनके जैसे काम कर रहा हूँ, जैसे स्पॉन्सरशिप करना वगैरह। वो कहती है, वैसे मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैं वैसे भी तुमसे मिलना चाहती थी, तुमने जो लास्ट टाइम कहा था उसके बारे में बात करने के लिए। वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, पर अभी तुम बस पेजेंट पे फोकस करो। देन उसे गुड लक विश करता है हक करके। उसके बाद प्री शो का डांस होता है, उनकी फिल्मिंग भी चल रही होती है। होस्ट आकर बताते हैं मिस कोरिया का फाइनल कंपटीशन कल होने वाला है। इसी के साथ प्री शो खत्म होता है। जब पार्टिसिपेंट वापस जा रहे होते हैं तब जोंगी के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसने वहाँ पे मैनेजर को देख लिया होता है। योंगरे उसे ऐसे हैरान वाले एक्सप्रेशन में देख रुक जाती है, पर समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या देख लिया, क्योंकि उसे वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा होता। तभी जोंगी घबराकर बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तब योंगरे से कहती है, मैंने वहाँ मैनेजर को देखा, सच में वो वही था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मार डालेगा। वो मेरे भाई के साथ मिलकर माँ के पास भी गया, बताया मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। क्या पता मेरी माँ से पैसे न मिलने की वजह से वो मुझे डराने आया है। योंगरे उसे शांत कराती है पानी देते हुए, पर वो उसे फेंक देती है। उतने में चेयरवुमैन आती है और पूछती है, क्या तुमने सच में उसे यहाँ देखा? वो कहती है, हाँ, पर वो यहाँ क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चेयरवुमैन कहती है, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम अपने मिस कोरिया बनने पे फोकस करो। वही मैनेजर न्यूज चैनल के उस रिपोर्टर के पास आता है जिसे उसने न्यूज दिया था और पूछता है, आखिर जोंगी के बारे में वो सब छपा क्यों नहीं? वो कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया था, मेरा काम है एडिटर की बात मानना। दुनिया ऐसे ही चलती है पैसे के पावर से। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद भी चेयरमैन बन जाओ,
जब वो घर वापस लौट रहे होते हैं तब उसे वैन में 2 आदमी किडनैप कर लेते हैं और उसे खूब सारा शराब पिलाकर दरिया में फेंक देते हैं और चेयरवुमेन को कॉल में बताते हैं कि काम हो गया। पर उनके वहां जाने के बाद मैनेजर तैरता हुआ किनारे के पास आ जाता है। वहीं हो देखती है सांगचोल को झाड़ू एक ही जगह बार बार लगाते। पूछती है तुम्हें कुछ परेशान कर रही है क्या? उतने में वहाँ किम आता है जो आज चॉय या सुजिन नहीं बल्कि सांगचोल से मिलने आया था। एक्चुअली में उन दोनों को ही सुजिन को लेकर एक दूसरे से बात करनी थी। पहल किम करता है और सुजिन की देखभाल के दौरान लापरवाही करने पे सॉरी कहता है। साथ ही बोलता है मैंने देखा तुम कैसे सुजिन को लेकर घबरा गए थे और जब वो मिली तो उसे पकड़कर रोने लगे। मैंने जाना कि खून से बढ़कर भी कोई रिश्ता होता है। मुझे नहीं लगता मैं उसका बाप होना डिजर्व करता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि आपसे तुम सुजिन और चॉय का ध्यान रखो। जोंगनाम मैनेजर के घर पे बैठा होता है और जैसे ही मैनेजर अपने घर आते हैं और उसे वहाँ देखते हैं तो यहाँ से चले जाने को कहते हैं, पर वो बोलता है मेरा दोस्त कुछ दिनों में वापस आ जाएगा फिर चला जाऊंगा। ये सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसका गला दबाने लग जाते हैं और बोलते हैं मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया किसी का जो सब मेरी जान के पीछे पड़ गए। वो चाकू निकाल कर कहते हैं वो मिस कोरिया के कॉन्टेस्ट जाकर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। जोंगनाम को मैनेजर की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था और उसे पता है जोंगी उसके टारगेट में है। उसे कहीं न कहीं अपनी बहन की फिक्र भी हो रही थी, इसीलिए वो न्यूज़पेपर में देखता है मिस कोरिया का फिनाले कहाँ पे होने वाला है। वो भागता हुआ जाता है ट्रेडिंग कैंप पर, वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता। वो कहता भी है कि वो जोंगी नाम के कंटेस्टेंट का भाई है लेकिन फिर भी उसे एंट्री नहीं मिलती। उतने में वो पार्टिसिपेंट से भरे बस को निकलता हुआ देखता है और जोंगी पे नजर पड़ते ही बस के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी सामने से आ रहे बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शाम हो जाती है और सबके मेकअप हो रहे होते हैं। मिसिल के डायरेक्टर योंगरे को कहती है जैसी हो वैसे दिखाना, अगर नर्वस हो तो भी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जूरी सैलॉन की डायरेक्टर भी जोंगी को मोटिवेट करते नजर आ रही थी। ऑडियंसेस में योंगरे की फैमिली से सभी आ गए होते हैं जेपिल को छोड़कर। तो सांगचोल उसे देखने बाहर जाता है और मैनेजर से टकरा जाता है जो वॉचमैन के गेटअप में है। वहीं जेपिल और उसकी टीम एक इमरजेंसी पेशेंट के इंतजार में होते हैं। एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी, इसीलिए उसके कोवर्कर्स उसे ये सब उन पे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को चेयर अप करने जाने को बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो निकलता है एम्बुलेंस आ पहुंचता है। जेपिल एक डॉक्टर होकर मरीज को ऐसे छोड़कर नहीं जा पाता, लेकिन जैसे ही पेशेंट को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि ये जोंगी का भाई था। वहीं पैजेंट शुरू हो जाती है। सारे कंटेस्टेंट चमक रहे होते हैं और कुआन होके ही दोनों एक्साइटेड होते हैं कि जिन लड़कियों के साथ एक कमरे में रहा करते आज वो इतने बड़े स्टेज पे है। दोनों में से कोई भी जीते उन्हें खुशी ही होगी। पहले डांस परफॉर्मेंस होता है, जजेस वैसे ही स्कोर दे रहे होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जब जोंगनाम होश में आता है तो जेपिल उसे कहता है मुझे देखकर कुछ याद आया, हम 7 साल पहले पुलिस स्टेशन में मिले थे। वैसे तुम्हारे पैर और हाथ में फ्रैक्चर आई है जो उतना सीरियस नहीं है, बाकी सही है सब, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन वो बेड से उतरने की कोशिश करता है। जेपिल उसे रोकता है। वो बोलता है मेरे पास वक्त कम है, मुझे जाकर जोंगी को बताना होगा, वो खतरे में है। मैनेजर पागल हो गया है, उसने कहा वो पेजेंट में सबको मार देगा। वही कंटेस्टेंट कॉन्फिडेंटली खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ जेपिल भागता हुआ निकलता है हॉस्पिटल से, पर टैक्सी नहीं मिल रही होती। वहीं बारी बारी फाइनलिस्ट का नाम कॉल किया जाता है। जोंगी भी फाइनल में चली जाती है और वो जब स्टेज में होती है तब योंगरे बैक स्टेज की तरफ किसी शख्स को देखती है, लेकिन मैनेजर जल्दी से छुप जाता है। फाइनल कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट होती है जो थी योंगरे। जेपिल किसी तरह से वहां पहुंच जाता है, लेकिन इनविटेशन होने के बावजूद भी उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और लाइव चल रहा है। सो वो किसी और रास्ते से जाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता भागता रहता है। यहाँ होस्ट पार्टिसिपेंट से सवाल कर रहे होते हैं, पहले जोंगी से कि आपके लिए यादें क्या हैं। वो कहती है मेरे लिए यादें एक बस की तरह है जो ऑलरेडी गुजर गया और वो वापस कभी नहीं आ सकता, चाहे हम जितना भी उसके पीछे भागने की कोशिश कर लें। इसीलिए मैंने पास्ट में जीने के बजाय प्रेजेंट में जीना चुना। होस्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बता सकती हैं आप? वो कहती है अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं तो फ्यूचर में जाकर देखती कि क्या आज मैं मिस कोरिया का क्राउन पहनने वाली हूँ या नहीं। सबको उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन योंगरे उसकी यादों वाली बातें सुनकर अपसेट होती है। और जब उससे होस्ट सवाल करते हैं अगर आपके पास टाइम मशीन होता तो आप किस समय में जाना चाहती? वो कहती है उस वक्त जब मैं एक बस कंडक्टर हुआ करती। वो मेरे यूथ का सबसे बेस्ट टाइम था क्योंकि उस वक्त मैं अपनी सबसे अनमोल दोस्त से मिली। मैं चाहती उसे कस के हक करना क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं समझ आया कि वो किस दौर से गुजर रही है। मैं उसे कहती तुम्हें मेरी वजह से परेशान या नाखुश होने की जरूरत नहीं। मैं उससे माफी मांगती और कहती भले ही बस चले जाए और वापस ना आए, लेकिन अगर तुम जहाँ हो वहाँ इंतजार करोगी तो वह बस जरूर वापस आएगा। जोंगी ये सुनकर अंदर ही अंदर इमोशनल हो रही होती है, जैसे कि अपने आंसू को कंट्रोल कर रही हो। होस्ट योंगरे के अपने बस कंडक्टर होने के बारे में बताने के बोल्ड कन्फेशन की तारीफ करते हैं। उसकी माँ और बाकी सभी इमोशनल हो जाते हैं।
अब बारी थी मिस कोरिया के विनर के अनाउंसमेंट की। अवार्ड और क्राउन लास्ट ईयर की विनर पहनाने वाली है और विजेता होती है जोंगी और फर्स्ट रनर अप योंगरे। लेकिन वो जोंगी के लिए बहुत खुश नजर आती है कि फाइनली उसका ये सपना पूरा हो गया। उसके बाद जोंगी अपनी स्पीच देती है, लेकिन उसकी खुशी बस पल भर की थी। जल्द ही मैनेजर उसके आगे बढ़ता है हाथ में चाकू लिए उसे मारने, पर बीच में योंगरे आ जाती है। तब तक जेपिल भी बैक स्टेज से पहुंच गया होता है। मैनेजर रुकता नहीं है, वो जोंगी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे हियोन और सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं। जोंगी योंगरे के लिए रोने लग जाती है और अब पछता रही होती है। जेपिल घबराया भागता हुआ योंगरे के पास आता है। अगले सीन में हम न्यूज देखते हैं कि मैनेजर को पुलिस ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ चल रही है। योंगरे की माँ ने रेस्टोरेंट बंद करके रखा है और योंगरे हॉस्पिटल बेड पे पड़ी कई दिनों से कोमा में है। उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन जेपिल तो बिना सोए हॉस्पिटल के साथ साथ योंगरे के ख्याल में लगा हुआ है। वहीं जोंगी बार में बस पिए जा रही है। जब दो लड़के उसे देखकर पहचानते हैं कि ये इस साल की मिस कोरिया है, तो उसे छेड़ने के लिए आ जाते हैं और अपने साथ ड्रिंक करने को बोलते हैं। वो उन्हें दफा हो जाने को कहती है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते और उसके साथ जबरदस्ती करने जा रहे होते हैं। तभी योंगसिक आ जाता है और बोलता है कि ये अकेली नहीं है। उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर हॉस्पिटल जाऊंगा। वो बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मेरी वजह से योंगरे इस हाल में है। उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। पता है मैंने उससे कहा कि ये सब उसकी गलती है। मेरी नाउम्मीद सी जिंदगी का कसूरवार मैंने उसे ठहराया। योंगसिक बोला मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम खुद को ऐसे टॉर्चर करो। तुम दोनों ने अपने अपने रास्ते खुद चुने, इसीलिए ये सब हुआ। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। वो रोते हुए कहती है अगर वो कभी नहीं उठी, मैं उसे दोबारा कभी मिल नहीं पाई, तो कैसे बताऊंगी कि मैं शर्मिंदा हूँ? कैसे कहूंगी कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए नफरत की शिद्दत भी उतनी ही ज्यादा थी। मैं कैसे बताऊंगी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? वो उसे हक करके बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, योंगरे जरूर उठेगी, उसे होश में आना ही होगा। वही चेयरवुमेन कॉल पे अपने आदमी से पूछती है वो हायर किए दो लोग मुल्क से बाहर गए या नहीं, वरना मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। मुझे तो उस मैनेजर को वार्निंग देनी ही नहीं चाहिए थी, सीधे खत्म कर देना चाहिए था। उसकी वजह से जोंगी मरते मरते बची। ये सब जोंगी सुन लेती है और उनसे गुस्से में कहती है तो आपने उसे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो इतना गुस्से में मेरे पीछे आया और अब योंगरे हॉस्पिटल बेड में अनकॉन्शियस है और उसकी पूरी फैमिली परेशान। वो कहती है मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, पर वो बोलती है ये प्यार नहीं है, मुझसे आपकी बेटी बनकर और नहीं रहा जाएगा। और वो अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। उसके पीछे चेयरवुमेन उसे रोकने के लिए, पर वो जाते हुए उन्हें मुड़कर भी नहीं देखती। उतने में पुलिस आ जाती है उन्हें अरेस्ट करने। जोंगी योंगरे के रेस्टोरेंट के पास आती है और योंगरे की माँ उसे वहाँ देखकर अपने साथ घर ले आती है और योंगरे का कमरा देते हुए बोलती है जब तक वो होश में ना आ जाए यहाँ रुक जाओ। जब वो घर आएगी तब उसके सामने उससे माफी मांग लेना। वो उसके कमरे में अपनी फेवरेट च्युइंगम के रैपर्स, अपने और उसके पुराने फोटोज देखकर बहुत रोती है। वहीं जेपिल योंगरे के कान में एयरफोन लगाकर वही सॉन्ग सुनाता है जो उनके हर मुलाकात में बजता था। वो उसे रोते हुए बताता है कि वो ये सॉन्ग दिन भर में 100 बार सुनता है। तब जाकर उसे लगता है कि जैसे वो उसके पास ही है। उसे हिम्मत मिलती है। योंगरे देखती है वो जोंगी, सांगचोल और जेपिल के साथ हैंगआउट पे गई हुई है। अचानक से सब गायब हो जाते हैं। वो एक घने जंगल में अकेली चलती जाती है। उतने में ही अपने सामने एक रोशनी देखती है जहाँ से ये गाने बज रहे होते हैं। वो उस धुन के पास बढ़ती है और उसकी आंख खुल जाती है। नर्स उसे होश में देख डॉक्टर को बुलाती है। जब ये खबर जेपिल को लगती है तो वो उसके पास आता है और चैन की सांस लेता है। यह खुशखबरी जब घर पे सबको मिलती है तो वो उसे देखने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल भागते हैं। अब 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगरे फाइनली कॉलेज चली गई है और कोरियन लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है, क्योंकि जोंगी ने अपने स्कॉलरशिप के पैसे उसे दे दिए थे। आज उसे शादी में जाना था, लेकिन पढ़ाई भी मिस नहीं कर सकती थी, इसीलिए जेपिल उसे लेने आता है। शादी है सांगचोल और चॉय की, लेकिन वो इतना नर्वस है कि उसे बस हिचकियां आ रही होती है। हम जोंगी को भी देखते हैं जो शोज किया करती है। सांगचोल अपनी नर्वसनेस खत्म करने के लिए रेस्टरूम जाता है। उसके पीछे चॉय, हो और जोंगी। अकेले बचते हैं जेपिल और योंगरे। वो उसे एक पेंडेंट देता हुआ बोलता है रिंग इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। एक बार तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए और मैं अटेंडेंट फिजिशियन बन जाऊँ, फिर हम शादी कर लेंगे और इससे भी अच्छे से तुम्हें प्रपोज करूंगा। वहीं हियोन अपने डैड का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाल रहा है और 1-2 हफ्ते के लिए किसी काम के सिलसिले में यूरोप के लिए निकल रहा है। वहीं चर्च में फैमिली फोटोज क्लिक हो रही होती है। फ्रेम में आने के लिए योंगसिक जोंगी का हाथ पकड़कर अपने पास ले आता है। वहीं दूर से किम सबको देखता है और रोते हुए कहता है खुश रहना मेरी सुजिन और चॉय।
फिर सांगचोल और चॉय हनीमून के लिए निकल जाते हैं। योंगरी जोंगी और जेपिल के साथ बीच साइड आती है। दोनों सहेलियां बातें करने में बिजी होते हैं और बेचारा जेपिल दोनों के बैग्स कंधे में लिए उनके पीछे अकेले होता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ऐसे साइड कर दिया। वो बैग वहीं रख कर भागने लगता है। वो दोनों लड़कियां मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हम तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले। तो जेपिल ही उनके पीछे भागने लग जाता है। तीनों समुद्र के पास मस्ती करते हैं और यहीं पे ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है।